सबों का स्वागत। और आप लोग को इतना ज़रूर कहेंगे, अच्छा सोच, अच्छा विचार और अच्छा कार्य होता है। और अपने माता पिता को कहना माने और गुरुजनों का सम्मान करें। और मेरा सफलता एकेडमी में जो भी वीडियो जा रहा है आप लोग के पास, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, आप लोग जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, यदि 10 20 x 40 समानुपात है। देखिए समानुपात कहता है तो क्या करते हैं, 10 है अनुपात के चिन्ह दे दीजिए, 20 है, ठीक है। अब समानुपात जैसे कह रहा है तो यहाँ पर समानुपात और बराबर एक ही होता है। क्या हो गया, x अनुपात का हो गया 40। इस तरह से बहुत लोग सोचे इसको कैसे करेंगे, x का मान कैसे निकलेगा। ये दोनों को एक साथ गुना कर दीजिए, बाकी जो बचा उसको एक साथ कर दीजिए। मतलब 20 और x को एक साथ गुना कर दीजिए, x गुना 20 हो गया। और बाकी जो बचा है उसको एक साथ गुना कर दीजिए, 10 गुने 40, 20 दूनी कर दीजिए, 40 कट गया, 20 दूनी 40, ठीक है। तो कहा गया आपको x बराबर 10 गुना 2 यानी 10 दूनी का हो गया 20। यही हो गया आपका आंसर। दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल कहता है कि 1.01 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। अगर इस तरह अगर कह दिया तो बहुत लड़के गड़बड़ा जाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको जब भी हल करिएगा तो 1.01 है, प्रतिशत में जैसे ही बदलने के लिए कहता है 100 से गुना कर दीजिएगा। अब क्या था, पहले ये अंक सिर्फ ऐसे लिखा था 1.01, लेकिन अब क्या है 100 से जब गुना होगा तो इसको पहले दशमलव का मान हटाइए, मतलब 101 बटा का हो जाएगा 100, 101 बटा का हो जाएगा 100, गुना इधर क्या है 100 खत्म। ये 100 आया दशमलव को चलते, ये दशमलव को चलते। अब कितना आ गया आपको 101। अब ये क्या लिखाएगा, प्रतिशत लिखाएगा। यही आपका हो गया आंसर। सवाल देखिएगा, तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल कहता है किसी मूलधन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 120 रुपया है। देखिए साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज अगर कहेंगे तो डायरेक्ट आप अगर 2 वर्ष के कहे तो 2R लिख दीजिए, 2R प्रतिशत, ठीक है। अगर आपको 3 वर्ष के लिए कहता तो 3R लिख देते, 4 वर्ष के लिए 4R। उसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है 2R प्लस R² के प्रतिशत, माने पूरा, ठीक है। अब लोग कहेंगे प्रतिशत क्या है, कैसे कहे बाबू बैठाएंगे, देखिएगा आगे जब बताएंगे तो प्रतिशत क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 180 है। प्रश्न से कहिएगा, प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से कहता है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर जो है, दोनों का अंतर दिखा रहा है कितना, 180 दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोग कहेंगे 2R% क्या है, मूलधन का, ये मूलधन का 2R% है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या था 2R प्लस R²%, ठीक है, माइनस क्या है 2R%। अब बराबर कितना है 180। लेकिन आपको बता दिया गया था, देखिए ये 2R से 2R का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2R से 2R, तो क्या बचेगा R² बराबर 180। लेकिन कितना लोग कहेंगे किसका R², यानी ये का है P का R² है। यानी आपको बताया गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी P का 2R% था। ये क्या कहते थे, P का, ऐसे P का, और ये भी क्या है P का, तो P का हो गया, P माने मूलधन है, तो P कॉमा ले लिए, मान लीजिए जब यहाँ P कॉमा ले लिए, दोनों का अंतर किए तो क्या हो जाएगा 180, यानी P का कितना होता है, तो P का जो है ये कॉमा हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ 180, P कितना है, P आपको पता नहीं है, मूलधन तो निकालना है, तो P गुना R², यहाँ R कितना है, यहाँ देखिए दर जो है 12% है, तो क्या करेंगे 12/100 गुना 12/100, 2 बार लिखेंगे, बराबर क्या हो गया 180। अब यहाँ पर इसको काटिए, देखिए
12 से काट दीजिए, अच्छा से ही काट, 12 से काटिए, 12 से, 12 एकम 12 कटेगा, 12 12 एकम 12, हाँ 12 एकम 12, अब 6 बचा, 12 पच्चे 60, 15 बार में कट गया, ठीक है। 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 3 पचे का होता है 3 पचे 15, 5 बार में। अब देखिए 4 से इसको काट दीजिए, 4 25 हाँ 100, कितना लोग कहें कैसे कट गया भैया, ऊपर कुछ नहीं बचा पी, ठीक है। नीचे का बच गया आपको 25 गुना 100, 25 गुना 100, ये 25 है, ठीक है, ये 25 गुना 100 और बराबर इधर कितना है 5 है। अब इसी को कैलकुलेशन करिएगा, ये तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो P बराबर का हो गया 25 गुना 100 गुना 5। अब गुना करिए, 5 से गुना करिए, 25 पच्चे 125 और डबल जीरो बैठा दीजिए, यानी 12,500 रुपया आपका यही मूलधन हो गया जो निकालने के लिए कह रहा था। अब चौथा प्रश्न दे रहा है, कहा चौथा प्रश्न दिया है संख्या पैटर्न। संख्या पैटर्न क्या है 80, 10, 70, 15, 60 खाली स्थान। अब देखना है कि खाली स्थान में क्या होगा, तो आप देखिए अल्टरनेट चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, 10 का अंतर हो रहा है, मतलब -10 का अंतर चल रहा है, -10 का अंतर चल रहा है। यहाँ देखिएगा अल्टरनेट चल रहा है, क्या अल्टरनेट का हो रहा है +5 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है +5 बढ़ते जा रहा है, मतलब 5 बढ़ते जा रहा है, तो ये यहाँ भी +5 होगा, यानी 15 और 5 ये 20 हो जाएगा, 15 5 20, यही आपका आंसर हो गया। पांचवा सवाल देखिएगा, देखिए पांचवा सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। आप लोग बताया गया था कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्या आती है, वह संख्या जिसमें स्वयं से भाग लगे और 1 से भाग लगे, जैसे कौन 2 अभाज्य संख्या है, फिर उसके बाद 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ठीक है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, इस तरह से जाते रहेगा आगे। लेकिन कह रहा है प्रथम 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्रश्न से यहाँ कही है, प्रश्न से क्या कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो अब इतना ही पांचों का गुना करके देखिए कितना लोग कहेंगे, ज्यादा डायरेक्ट में इतना ही दिमाग लगाइएगा, जहां 2 और 5 होगा वहां इकाई अंक, देखिए कह रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, मैंने इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो याद रखिएगा 0 ही होगा, क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, यानी 0 होगा। आप कभी भी गुना करके देखिए, जैसे 11 से 77, 7 हो गया, अब फिर 7 और 7 पच्चे 35, 35 के 5 हो गया इकाई स्थान पर, 5 तिया 15, 5 तिया 15 इकाई 5 हो गया, फिर 2 से करिएगा गुणा तो 5 दूनी 10, यानी लास्ट 0 ही आएगा इकाई स्थान, यही हो गया आंसर 0। छठा प्रश्न क्या कहता है कि देखिए A और B मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। देखिए जैसे ही कहेगा तो A + B ऐसे लिख दीजिएगा, A + B माने A और दोनों B मिल करके किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करते हैं 8 दिन में, कितना दिन में पूरा करते हैं 8 दिन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, अब कहता है और A अकेला 24 दिन में करता है, A अकेला कितना दिन में करता है 24 दिन में करता है, ठीक है, इतना देख लिए। तो अब कहता है कि B अकेला कितना दिन में करेगा, तो पहले A और B, ठीक है, और A दोनों का देखिए कार्य टोटल पूरा, पहले कार्य कितना हो रहा है, पहले टोटल देखिए कि कार्य कितना हो रहा है पहले नंबर, तो 8 और 24 का पहले लघुत्तम निकालिए, 8 और 24 का लघुत्तम कितना होता है 24 ही होगा। अच्छा अब उसके बाद कहता है क्या कि अब देखिए 24 कार्य है, मतलब 24 क्या है कार्य है, 8 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, 8 तरीके 24, और ये 24 दिन ये है जो 24 दिन में कार्य करता है, 24 कार्य मतलब डेली कितना कार्य करता है 1 कार्य करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि B अकेला कैसे कार्य करेगा। जैसे देखिए A और B मिलकर 3 कार्य करते हैं प्रतिदिन, A अकेला 1 ही कार्य करता है, इसका मतलब B जो अकेला है डेली 2 कार्य करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, देखिए यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि A + B 8 दिन में कार्य करते हैं और A अकेला उसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो 8 और 24 का लघुत्तम निकालने के बाद 24 आ गया, इसका मतलब A + B एक दिन में कितना 8 तरीके 24,
24 में 3 से भाग दीजिएगा, 24 में 3 से भाग दीजिएगा तो 8 आएगा। यानी आपको क्या है, एक दिन में 3 कार्य कर रहा है ए प्लस बी मिल करके, लेकिन ए है सो अकेला एक ही कार्य करता है, इसका मतलब बी जो है अकेला 2 कार्य करता है डेली। तो क्या कहेंगे, तो बी द्वारा लगा समय, समय क्या हो गया, कुल कार्य बटा, ठीक है, कुल कार्य बटा क्या हो गया, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्या हो गया, कार्य करने की क्षमता। तो आप देखिए कार्य करने की जो क्षमता है, कुल कार्य 24 हो गया, कार्य करने की क्षमता क्या है, डेली 2 है, यानी डेली कार्य करने की क्षमता 2 है, तो 12 दूनी का हो गया 24, यानी 12 दिन में बी कार्य करेगा। यही हो गया आपका आंसर। अब 7वां सवाल देखिए, 7वां और 8वां एक ही बार देखिएगा। 0.000 और 32 के पावर 0.6 है, इसका मान भिन्न में ज्ञात करना है। देखिए इसको जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, 0.00032 के पावर कितना है, 0.6 है। अब आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 1 पर 5 जीरो लिख दीजिए, हो गया। और ऊपर खाली 0 खत्म हो गया, इधर का खाली का बच जाएगा 32। तो पावर का हो गया 0.6 है, तो 6 बटा का लिख दीजिए, पावर 10 लिख दीजिए। ये पावर को काट दीजिए 2 से, तो 2 तिया 6, 2 पचे का हो गया 10, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहेंगे, 32 है जो है, तो 32 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखिए 10, 1 पर 5 जीरो है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। इसका पावर कितना है, 3/5 है, ठीक। अब उसके बाद अब आप देख सकते हैं आगे क्या है, 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 लिखे, तो 2/10 कै बार है, 5 बार है, 5 बार है तो पावर 5 दे दिए, ठीक है। और पावर लेकिन यहाँ दिया हुआ था कितना, 3/5, ठीक। अब 5 5 का हो गया, कैंसिल हो गया, फिर 2/10 का पावर कितना, 3। अब इसको क्या करेंगे, 2/10 गुणे 2/10 गुणे 2/10 इस तरह लिख देंगे। जब गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना 2 तिया 6 पढ़ देते हैं, लेकिन नहीं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 बटा का हो गया 10 दही के 100, 100 दही के 1000, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। 8वां सवाल देखेंगे। 8वां सवाल क्या कह रहा है, √2, 3√4, 4√6 को आरोही क्रम में लिखें। तो इसको पहले बड़ा छोटा हम करेंगे। देखिए आपको इसको बनाने के लिए आपको याद रखना होगा कि रूट का मान 1/2 होता है। यहाँ जब कुछ नहीं रहेगा तो उसका मान 1/2 होगा, यानी √2 जो है, √2, ठीक है। इस √2 को हम लिखेंगे 2 के पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए, अब 3√4 जो है, 3√4, तो यहाँ 3 है, इसलिए इसको क्या करेंगे, 4 के पावर 1/3 ही लिखेंगे, ठीक है। अभी 4√6 है, 4√6 है, 4√6, तो अब जब यहाँ 4 है, इस तरह से 4√6 है, तो 6 के पावर का करेंगे 1/4 कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं रहेगा तब 1/2 देना है। अब जब 3 है यहाँ, जब 3 यहाँ है तो यही 1/3 हो जाएगा। ये 4 है तो 1/4 हो जाएगा पावर में। अब ये देखिए कि 2 3 और 4 माने तीनों हर का लसा कितना होगा, आप जान रहे होंगे तीनों हर का लसा क्या होगा। आप अगर लसा निकालेंगे 2 3 4 का, यानी 2 4 6 का, 2 4 6 का लसा यानी लघुत्तम निकालेंगे तो आपको पता है कि 12 आएगा, ठीक है। 2 4 6 का लसा क्या होगा, 12 होगा। तो अब क्या करिए, वही 12 से सबके पावर में गुणा कर दीजिए, सबके पावर में क्या करिए, गुणा कर दीजिए। यानी 2 जो है, 2 के पावर 1/2 जो दिया हुआ था, इसमें गुणा 12 कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद 4 के पावर 1/3 दिया हुआ था, 4 के पावर 1/3, इसमें भी 12 से गुणा कर दीजिए। 6 के पावर 1/4 जो दिया हुआ था, इसमें भी 12 से गुणा कर दीजिए। अब देखिएगा, 4 से काटिए 4 तिया का हो गया 12, 3 से काटिए 3 चौके 12, 2 से काटिए 2 छक 12, यानी
इसका क्या मतलब आ गया 2 के पावर 6, और इसका मतलब हो गया 4 एकम 4, 4 के पावर का हो गया 4, ठीक है, 4 के पावर 4 हो गया, 2 के पावर 6 हो गया, और इसका मतलब का 6 के पावर 4 एकम 3 एकम 3, 6 के पावर 3। अब यहाँ देखिए 2 के 6 बार लिखिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह 6 बार लिखिएगा। आप अगर 6 बार लिखिएगा तो क्या आएगा 64 आएगा, क्या आएगा 64 आएगा। गुणा करके देखिएगा, और 4 के 4 बार लिखिएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके का होता है 16 256, यानी 256 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 6 का 3 बार गुणा करिएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छक 36, 6 का 216, 216। अब आप देख लिया हमें कह रहा है क्या, आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटा कौन है 64, 64 का मतलब 2, 2 का मतलब रूट 2। तो आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे। सबसे पहले छोटा कौन है, रूट 2 है, रूट 2 से बड़ा कौन है। अब देखिए 216 वाला बड़ा है, 216 के तो 4 रूट 6 है, तो बड़ा का चिन्ह देते जाएंगे 4 रूट 6, यानी 4 रूट 6। अब इससे भी बड़ा कौन है, उससे बड़ा 3 रूट 4 है, यानी 3 रूट 4 है। यही आपका आरोही क्रम हो गया आंसर। 9वां प्रश्न कहता है 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती है। देखिए ऐसा अगर प्रश्न रहता है तो आप अगर जैसे 2 घंटियां, 3 घंटियां, 4 घंटियां, जितना मिनट या सेकंड के अंतराल पर देता है तो उन सबों का क्या करिए लसा निकाल दीजिए मिनट का। यानी इसको बनाने के लिए सबसे पहले इन मिनटों का 12, 15 और 18 ये तीनों मिनटों का लसा निकालेंगे। इससे पता चलेगा कि जब लसा निकालेंगे तो पता चलेगा कि कितना मिनट अंतराल पर एक साथ बजती है। तो 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 15 नहीं लगेगा, 2 9 18, 3 से लगाइए, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 तिहाई 9। अब इन सबों का गुणा करिए, इन सबों को गुणा करिएगा तो आपको कितना आएगा, गुणा करिए, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 तिहाई 90 दूनी 18, यानी 180 मिनट के अंतराल पर एक साथ तीनों घंटियां बजती है। 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा। 180 मिनट का मतलब क्या होता है 3 घंटा का अंतराल पर। तो क्या दिया है, प्रातः 9 बजे पहले बजी थी, ठीक है। तो अगला बार एक साथ कितना बजे बजेगी, एक साथ कितना बजे बजेगी, एक साथ 9 बजे बजे थी, तो उसमें 3 प्लस कर दीजिए, 9 3 का हो जाएगा 12 बजे, 9 3 का हो जाएगा 12 बजे बजेगी, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। देखिएगा 10वां सवाल क्या कहता है, एक दिन में B से दुगना कार्य करता है। देखिए यहाँ A है और एक B है, ठीक है। अब देखिए A और B में कह रहा है कि A एक दिन में B से दुगना कार्य करता है। मतलब अगर B एक कार्य करता है तो 2 कार्य करेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन A जो है से कार्य को 60 दिन में करता है। A कितना दिन में करता है, 60 दिन में करता है। तो 60 दिन में कार्य करता है, इसका मतलब देखिए A जो है अगर जो डेली 2 कार्य करता है और ये 60 दिन में करता है, इसका मतलब कार्य टोटल क्या है 120 है। 60 दूनी 120 कार्य है। ये टोटल क्या है, टोटल कार्य है, कुल कार्य इसको कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, अब सोच के देखिए कि A जो है B से दुगना कार्य कर रहा है, ठीक है। अब B दुगना करने का करता है, दुगना कार्य करने की क्षमता रखते हुए 60 दिन में करता है, मैंने टोटल 120 कार्य हो गया। अब देखिए कहता का है इसी कार्य को A और B मिलकर, ठीक है। लोग कितना कहेंगे कि A बताइए तो B कितना दिन में करेगा, तो B डेली एक कार्य करता है, 120 कार्य है तो 120 दिन में करेगा,
ठीक है, ऐसे ही जान जाइए। अब a प्लस बी कितना दिन में करेगा, तो a प्लस बी अब देख लीजिए आप ही, a प्लस बी देख लीजिए कितना दिन में करेगा। a और b दोनों कार्य करने की क्षमता 2 और 1 3 होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 का हो जाएगा 3, 3 कार्य डेली करेगा। ये प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता निकाले, प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता है, प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता है। तो अब आप जान गए होंगे, इसलिए a प्लस बी यानी a तथा b को लगा समय यानी कार्य को a तथा b को कार्य करने में, कार्य को पूरा करने में, कार्य को पूरा करने में, कार्य को पूरा करने में लगा समय, लगा समय। अब आप जान गए होंगे, आप लोग को बताए थे कि कुल कार्य बटा का होता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो अब इतना से आप लोग जान गए होंगे कि कुल कार्य 120 है और a और b को कार्य करने की क्षमता क्या है 3, यानी 3 डेली करता है। तो 40 दिया 20 से यानी खत्म, यानी 40 दिन में। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल क्या कहता है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किमी जाता है तो भी उसको 5 घंटा लगता है, और धारा की दिशा में भी जाता है तो उसको 25 घंटा लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल। तो ऐसे ही तुरंत ऐसा सवाल जैसे ही आता है तो जो पूछे तो वही को मानिए। पहले माना कि शांत जल में नाव की चाल जो है, शांत जल में नाव की चाल कितना 1 किमी प्रति घंटा, ठीक है। और धारा की जो चाल होगी, धारा की चाल जो होगी, धारा की चाल इसको y किमी प्रति घंटा मान लीजिए, y किमी प्रति घंटा। फिर से देखिएगा, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। अब देखिए धारा के विरुद्ध जाता है तो धारा के विरुद्ध चाल जो होगा, धारा का विरुद्ध जो चाल होगा, विरुद्ध चाल जो होगा, देखिए एक तो शांत जल में नाव था और धारा के विरुद्ध जाएगा तो क्या करेगा, धक्का मारेगा आगे से, तो क्या होगा x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी धारा के विरुद्ध क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इतना, यानी x माइनस y किमी प्रति घंटा। ये हो गया। अब देखिए, लेकिन धारा के विरुद्ध भी जाता है तो 5 घंटा समय लेता है। कितना समय लेता है, समय 5 घंटा लगता है। समय कितना लगता है, 5 घंटा, ठीक है। अब ये चाल हो गया या समय हो गया, तो दूरी बराबर आपको पता होगा, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय। लेकिन एक नाविक धारा के विरुद्ध कितना किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर। 15 बराबर चाल क्या, x माइनस वाई गुणे समय 5 दिया का हो गया 15, 3 बार में कट गया, यानी x माइनस वाई बराबर का आ गया 3। आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब कहता है धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में आप खुद जान रहे हैं कि जब अगर कोई नाव इस तरह जा रहा है, पीछे से ही उसको धारा अगर धक्का मारता है तो उसका क्या होगा, चाल बढ़ेगा, यानी चाल जो हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई यानी किमी प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए समय भी देखिए, जाने का भी समय, आने का भी समय, जो भी है तो 5 घंटा समय लगाता है। यानी एक बार देखता है धारा के विरुद्ध चल के, धारा के विरुद्ध का मतलब होता है कि जैसे हम साइकिल चला रहे हैं या जो नाव चला रहा है, तो इधर से जा रहा है और आगे से ही धारा मार रही है, मतलब आगे से धारा मुंह पर आ रही है, तो उसका वेग क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इसमें घट गया था, इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया था। अब आपको पता है दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुने समय, ठीक है। अब दोनों बार समय 5 घंटा लगा है, लेकिन पहला बार दूरी गया था 15 और दूसरा बार दूरी कितना तय किया था, 25। चाल x प्लस वाई बराबर, चाल x प्लस वाई गुणा का समय 5, 50 का हो गया 25, यानी x प्लस वाई बराबर का हो गया 5। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों को क्या करेंगे, एक जगह ला के हल करेंगे, ठीक है। एक जगह क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी x देखिए
पहला समीकरण का था x माइनस वाई बराबर 3 था, और दूसरा समीकरण का था x प्लस वाई बराबर 5 था। दोनों समीकरण को एक जगह, अब इस समीकरण में आप लोग पढ़े होंगे कि जब यहाँ माइनस ऊपर प्लस दोनों दो जात है तो क्या लिख करते हैं, जोड़ने पर लिखना पड़ता है। क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो वाई वाई कट गया, x x का हो गया 2x, इधर 5 और 3 8, इसको क्या करेंगे 2 चौके 8, यानी x बराबर का हो गया 4। यानी x क्या माने थे, माना कि शांत जल में नाव की चाल x, यानी नाव की चाल क्या माने थे, x माने थे। तो एक आ गया 4 किमी प्रति घंटा, यानी शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यही x का मान समीकरण पहला में या दूसरा में रखेंगे और मतलब धारा की चाल आएगा, आगे बता रहे हैं। लिखेंगे कहा कि समीकरण पहला में x का मान रखने पर, पहला में x का मान रखने पर, देखिए हम जो भी मैथ बताते हैं आप लोग को बेसिक ढंग से बताएंगे, ट्रिकली नहीं है ज्यादा। तो समीकरण पहला x माइनस वाई बराबर क्या दिया था 3, ठीक है। लेकिन x का मान क्या आया है, वहां देखिए x का मान 4 आया है, x के सामने बैठा दिए, ये क्या हो गया y बराबर का है 3, 3 को इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 4 घटा 3, इधर क्या है y, यानी y का मान कितना आ गया, 4 में से 3 घटेगा 1, यानी 1 किमी प्रति घंटा। ये क्या हो गया, धारा की चाल हो गया। क्या हो गया, ये धारा की चाल, यही दोनों आंसर हो गया। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन कहता है एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। मान लीजिए कि जैसे एक नल है, ए है नाम का नल है, वो किसी टंकी को कितना घंटे में भरता है, 16 घंटा में। कितना घंटा में भरता है, 16 घंटा। आराम से देखिएगा, परंतु टंकी में छेद के कारण, मान लीजिए टंकी एक छेद है, उसको छेद को मान लीजिए बी से सूचित कर दीजिए, ठीक है। ये जो छेद है, छेद को, ठीक है, ये नल है, ठीक है, छेद बी से सूचित कर दीजिए। अब छेद के कारण टंकी जो है 24 घंटा में भरता है। कितना घंटा में भरता है, 24 घंटा में। तो अब आपको अगर टंकी की क्षमता पता करना है कि कितना टोटल उसकी क्षमता है उसमें, तो आप देख सकते हैं 16 और 24 का लासा निकाल दीजिएगा। 16 और 24 का जैसे ही लासा निकालिएगा आपको निकल के आएगा 48। तो इतना समझ जाइएगा कि ये जो 48 आएगा इसका मतलब समझिए कि टंकी 48 लीटर का है, ठीक है। टंकी कितना लीटर का है, 48 लीटर का। अगर मान लिया जाए छेद बंद होता तो 16 घंटा में ये नल भर देता, छेद नहीं होता तो, यानी 16 तिया 48, यानी प्रति घंटा 3 यूनिट यानी 3 लीटर भरता है, ठीक है। लेकिन अगर छेद रहने के कारण ये जैसे नल भी चालू है और छेद से बह भी रहा है, 24 घंटा भरता है, यानी इसकी क्षमता क्या है, 24 दूनी 48, यानी क्या हो गया, 2 की क्षमता जा रहा है। मतलब कहने का मतलब जो है, जो आप ये जान रहे हैं कि जो बीच जो छेद है, ठीक है, इसमें क्या है कि ये दोनों मिलके, जैसे नल भी चालू है और छेद भी है, माने बी जो छेद है, ठीक है, यानी छेद जो है वो क्या है, बी है। तो अब देखना है बी की क्षमता क्या है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दोनों ए और बी मिल करके 2 है और ए अकेले 3 है। इसका मतलब छेद जो है इसको खाली करने की क्षमता 1 है, तन 1 और 2 3। अगर छेद बंद हो जाए तब एक का है 3 की क्षमता से 16 घंटा में भर देगा, ठीक है। तो अब आप जान गए होंगे, इतना जान गए होंगे कि अगर कहता कि ए और बी, तो ए और बी 24 घंटा में भर दे रहा था। क्यों, क्योंकि बी छेद है, बी छेद जो है और ये जो नल है, तो ये नल 16 घंटा में भरता था, यानी 16 तिया 48। देखिए अब देखिएगा यहाँ तो कहता है कि यहाँ पर सवाल कहता है कि टंकी यदि पूरी भरी है तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो छेद के कारण, छेद यही ना है, तो कहेंगे इसलिए छेद के कारण, ठीक है, छेद के कारण, ठीक है, खाली होने में लगा समय, ठीक है। अब अभी बताए थे कुल क्षमता, कुल कितनी क्षमता है, यानी कुल इकाई कितना है, कुल क्षमता कितना है
और खाली करने की क्षमता देखिए कितना है, ठीक, कुल क्षमता और खाली करने की क्षमता, खाली करने की क्षमता। तो अब देखिएगा इसमें क्या है, कुल क्षमता क्या था 48 और खाली करने की क्षमता 1 है, तो 48 में 1 से भाग देंगे तो 48 यानी 48 घंटा। यही आपका समय हो गया 48 घंटा आंसर। ठीक है।